चलिए सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट करके, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। तो एक बार सभी लोग फटाफट करके लाइव आ जाए और आज हम लोग देखेंगे आज के जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन फटाफट करके देखेंगे। आज भी आपका कुछ अच्छा भी क्वेश्चन इसमें शामिल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई ये क्वेश्चन है, आप लोगों को फटाफट करके आंसर भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। आज 106 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। तैयार हो जाइए पूरी तरीके से और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मेरे भाई सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो पहले भी आपका आ चुका है। कहता है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि जब आप कुएं से पानी को क्या करते हैं, सॉरी, जब कुएं से आप बाल्टी को बाहर खींचते हैं, ऊपर ऊपर खींचते हैं, यानी कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा तो मेरे भाई सभी लोगों ने किया होगा। अगर कुआं से आपने पानी भरा होगा तो आपको ऐसा फील हुआ होगा। जब तक कुआं के अंदर पानी, जब पानी में जब बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर जब बाल्टी था तो हल्का फील होता था, लेकिन जैसे ही वो हमारा पानी की सतह से ऊपर आया तो भारी फील होता है। तो मेरे भाई क्या आंसर करेंगे, पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी, बिल्कुल राइट है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। पानी के अंदर हल्की होती है ड्यू टू बुएंसी फोर्स। पानी से बाहर कह रहा है आकार स्थिरता खो देता है, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। जैसा आकार रहेगा वैसा ही रहता है बाल्टी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे पानी की सतह से जैसे ही वो ऊपर आएगा बाल्टी और भारी हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो जब कभी भी हम पानी के अंदर की बात करेंगे तो पानी के अंदर कैसा फील होगा, तो पानी के अंदर अगर हमारा बाल्टी होगा, पानी के अंदर की अगर बात करेंगे तो आपको बाल्टी का जो भार होगा वो आपको हल्का फील होगा। पानी के अंदर कैसा महसूस होगा, तो ये हल्का महसूस होता है। कैसा, तो कहेंगे ये हमारा हल्का महसूस होगा, इस बात को हल्का महसूस होता है, ये हल्का महसूस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हल्का महसूस का कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना मेरे में उत्प्लावन बल की हम बात कर रहे हैं। यहीं पर आता है उत्प्लावन बल, यहीं पर आता है हमारा उत्प्लावन बल, जिसको बॉयंसी फोर्स हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर बॉयंसी फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और जनरली बॉयंसी फोर्स जो होता है हमारा द्रव या गैस के द्वारा लगाया जाता है। ये द्रव या फिर जो गैसेस पार्टिकल होते हैं, द्रव या गैस के द्वारा, द्रव या गैस के द्वारा किसी भी वस्तु पर, द्रव या गैस के द्वारा किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी ठोस वस्तु की अगर बात कर लीजिए और बेहतर हो जाएगा, किसी भी ठोस वस्तु पर, किसी भी ठोस वस्तु पर नीचे से ऊपर लगाता है, नीचे से ऊपर की ओर लगता है, नीचे से ऊपर हमारा लगता है, उसको बॉयंसी कहते हैं। और ये कंसेप्ट जो दिया था आर्किमिडीज ने दिया था, इस बात को ध्यान रखें। तो पानी के अंदर तो आपको हल्का फील होगा, लेकिन पानी की सतह से जब ऊपर आएगा तो वो भारी महसूस होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पर उत्प्लावन बल हमारा खत्म हो जाता है। पानी के सतह से जैसे ही ऊपर आएगा तो यहां पर बॉयंसी फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर उस पर बॉयंसी फोर्स काम नहीं करेगा, जो नीचे से पानी लगा रहा था वो नहीं लगाएगा, और वैसे केस में हमारा जो बाल्टी है वो भारी फील होता है। आगे चलते हैं, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। आपसे बोला गया है किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अच्छा, गीला कपड़ा अगर सूखता है तो ये वाष्पीकरण के कारण सूखता है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया गया है तो गीला कपड़ा सूखने की अगर बात करता, हम लोग गीला कपड़ा को बाहर रखते हैं तो धीरे धीरे सूख जाता है। तो गीला कपड़ा सूखने का अगर कोई कारण पूछता है तो क्या है, तो कहेंगे इसके सूखने का अगर कारण अगर कोई पूछता है तो आपको ध्यान रखना इसका सूखने का कारण हमारा वाष्पीकरण होता है। सूखने का कारण हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। अब मेरे भाई गीला कपड़ा कभी कभी देखिएगा जल्दी सूख जाता है और कभी कभी देखिएगा गीला कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। तो यहां पर आता है वाष्पीकरण। तो गीला कपड़ा जल्दी सूखेगा या गीला कपड़ा हमारा धीरे धीरे सूखेगा, उसके कारण होता है, इस बात को समझिएगा।
अगर कोई गीला कपड़ा की अगर बात करते हैं तो गीला कपड़ा जल्दी भी सूख सकता है और ये हमारा कैसा कहेंगे धीरे धीरे भी सूख सकता है। अगर मेरे भाई जल्दी सूखने की अगर हम बात करेंगे तो किस परिस्थिति में ये जल्दी सूखेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। किस परिस्थिति में ये जल्दी सूखेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर वाष्पीकरण जब फास्ट होगा तब हमारा ऐसा होगा। वाष्पीकरण की जो दर होगी, वाष्पीकरण की जो दर होगी वो कैसी होनी चाहिए, तो फास्ट होना चाहिए, तब ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसा पॉसिबिलिटी तब हमारा जब वाष्पीकरण हमारा फास्ट होगा। और वाष्पीकरण की दर फास्ट कब होती है, तो वाष्पीकरण की दर फास्ट होती है मेरे भाई जब तापमान अधिक होता है, तो वाष्पीकरण फास्ट होता है। सबसे पहला तो हम कहेंगे तापमान अधिक होने की वजह से, तापमान अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर फास्ट हो जाएगी और जल्दी सूखेगा। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, हमारे वायुमंडल में आर्द्रता कम होना चाहिए। हमारे वायुमंडल में क्या है, तो नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, जलवाष्प कम होना चाहिए। अगर ऊपर में जलवाष्प कम है तो नीचे से मेरे भाई ज्यादा जल ऊपर हमारा जलवाष्पित होकर के जाएगा। इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी जो है यानी आर्द्रता जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, तो सीधा कहेंगे सर आर्द्रता यहां पर कम होना चाहिए जल्दी सूखने के केस में। और इसी पर क्वेश्चन पूछा है। और गीला कपड़ा अगर मान लेते हैं धीरे धीरे अगर सूखता है, जल्दी नहीं सूखता है, ये आपका धीरे धीरे अगर सूखता है, अगर ये धीरे धीरे सूखने की अगर बात करिए धीरे धीरे सूखता है, इसका कारण क्या है, तो मेरे भाई इसका कारण क्या है, तो कहेंगे इसका कारण हमारा जो वाष्पीकरण की जो दर पहले फास्ट थी वो वाष्पीकरण की दर यहां पर कैसी हो जाएगी, तो यहां पर वाष्पीकरण की दर स्लो हो जाएगी। और जब स्लो होती है तो कब होती है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, वाष्पीकरण की दर स्लो तब होती है जब तापमान कम होता है। वाष्पीकरण की दर स्लो कब होती है, जब आर्द्रता ज्यादा होता है। जब यहां पर आर्द्रता क्या होगा, तो अधिक होता है। अब आप इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाओगे, इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई हमारे सामने में ये दे रखा है, और याद रखना आर्द्रता हमेशा परसेंटेज में होता है और तापमान तो आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गीला कपड़ा जल्दी सूखने की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसके साथ जाएंगे, वाष्पीकरण की दर फास्ट होने की बात करेंगे और तापमान अधिक होगा, आर्द्रता कम होगा। इसका मतलब है यहां पर 100% आर्द्रता है, यहां 100% आर्द्रता, हमको तो आर्द्रता कम चाहिए, हमको आर्द्रता कम चाहिए जल्दी सूखने के लिए। क्या चाहिए मेरे भाई, तो कहेंगे आर्द्रता तो हम लोगों को यहां पर कम चाहिए, तभी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। आर्द्रता कम होना चाहिए और तापमान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो कहेंगे आर्द्रता कम, यहां तो 100% आर्द्रता है, ये तो एकदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां आर्द्रता 20% दिखा रहा है और यहां तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जो कि कम तापमान, ऐसे भी ये तो हमारा होता नहीं, तापमान हमारा अधिक है, 60 डिग्री सेल्सियस बहुत अधिक तापमान होता है और 20% मात्र ही आर्द्रता हमारा है। इसका मतलब आर्द्रता कम है और तापमान अधिक है, तो वाष्पीकरण कैसा होगा, कहेंगे फास्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे वाष्पीकरण की दर फास्ट हो जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी जो है किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, तो राइट हो जाएंगे। मेरे भाई अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, जब बरसात और साथ होता है तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए देखिएगा ऑलरेडी जलवाष्प हमारा ऊपर होता है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है और नीचे से वाष्पीकरण की जो दर होती है वो स्लो हो जाती है। अब यहां पर बात आता है मेरे भाई कि आर्द्रता जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। आर्द्रता हमेशा किस में कैलकुलेट होता है, परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कब कंफर्टेबल फील करते हैं, कितनी परसेंट जो है आर्द्रता होनी चाहिए कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोग अच्छा फील करेंगे, बहुत बढ़िया महसूस करेंगे। तो याद रखना मेरे पास 60 से 65% जो आर्द्रता होता है हमारे लिए क्या होता है, आरामदायक फील कराने के लिए होता है। उतनी ह्यूमिडिटी अगर है तो हम लोग आरामदायक फील करते हैं। और हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर होना चाहिए आरामदायक के लिए वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए, तब आप आरामदायक फील करते हैं। तो वो भी कंडीशंस आप याद रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, माध्यम में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में कर। अवरोही का मतलब घटते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में बोला गया है। तो मेरे भाई सबसे अधिक बढ़ते क्रम मतलब सबसे अधिक किसमें हमारा ध्वनि पास करेंगे, तो स्टील में सबसे अधिक करेंगे। तो लास्ट में 2 होना चाहिए, यहां लास्ट में 2 है, यहां लास्ट में 2 है, यहां लास्ट में 1 है, तो ये आंसर चट गया। सबसे फास्ट हमारा तो किस में करेगा, तो कहेंगे स्टील में करेगा। तो सबसे फास्ट स्टील में करेगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की गति है, एक बच्चा को पता होगा कि जो ध्वनि की गति का अगर ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ठोस में सबसे अधिक फास्ट चलता है, उसके बाद किस में, तो द्रव में, और सबसे धीरे धीरे अगर ध्वनि ट्रेवल करती है तो वो किस में, तो याद रखना गैसियस माध्यम में करता है। तो यहां तो आपको ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। तो ठोस, द्रव और गैस आप समझ लीजिए।
स्टील हमारा किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में। और पानी जो हमारा किस अवस्था में होगा, तो कहेंगे द्रव अवस्था में होगा। और नाइट्रोजन हमारा किस अवस्था में, तो गैसेस अवस्था में होगा। आप ऐसे भी इसको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठोस के जगह पर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर स्टील हो जाएगा। और द्रव के जगह पर क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा पानी हो जाएगा। और गैस के जगह पर हमारा क्या होगा, तो नाइट्रोजन जो गैस आपका दे रखा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई सबसे अधिक हमारा किस में, तो स्टील में। तो सबसे अधिक स्टील में होगा, लेकिन ये घटते क्रम में है, लेकिन आपको बढ़ते क्रम में पूछा गया है। तो बढ़ते क्रम में अगर हम लोग बोलेंगे तो सबसे कम पहले होगा, सबसे अधिक लास्ट में होगा। तो सबसे अधिक लास्ट में होगा तो स्टील होगा। और स्टील कितने नंबर पे है, तो कहेंगे ये 2 नंबर पर हमारा है, इसी को उल्टा देंगे हम लोग। और पानी हमारा कितने, तो कहेंगे 1 नंबर पर। और ये हमारा कितना था, 3 नंबर पर। इसका मतलब है इसके जो आंसर होंगे मेरे भाई 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी कहने का मतलब ये ऑर्डर हमारा पॉसिबल है। और इसमें से कौन सा आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कर रहे हैं, क्या बात है। आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए। और हम आपको बोले भी थे कि डेली क्लासेस लाइव आना है और डेली कुछ सीख करके जाना है। और ये डेली आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा, समझते जाइएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे अगर जलता है तो यहां पर 5 रुपया प्रति यूनिट बोला, यानी 1 यूनिट का दाम कितना, 1 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी हम खपत करते हैं, इसके लिए हमको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, तो 5 रुपया पे करना पड़ेगा। तो बताइए टोटल कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि हम कितना बल्ब जला रहे हैं और कितने देर तक हम जला रहे हैं। तो हम लोग एक ही बल्ब को जला रहे हैं जो कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है। और कितना देर जला रहे हैं, तो 10 घंटा जलाते हैं, लेकिन एक ही बल्ब हमारा है। तो मेरे भाई हमने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, यूनिट कैलकुलेट करना होता है। तो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है किलोवाट आवर, इसी पर बैठाना होता है। अगर हमें वाट में दे रखा है तो इसको किलोवाट में परिवर्तित करेंगे। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। फाइनली ये हमारा किलोवाट बन गया। फाइनली ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, तो कहेंगे फाइनली हमारा ये किलोवाट बन गया। हमने वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 100 में 100 बटे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किलोवाट बन गया। अब यहां घंटा की बात कर रहे हैं, किलोवाट तो चलो हो गया, घंटा कितना घंटा कह रहा था, 10 घंटे की बात कर रहा है, ये 10 आवर की बात कर रहा है। ये 10 घंटे की बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 10 घंटा। और कितने बल्ब हैं, तो मेरे भाई एक ही बल्ब की बात कर रहा है, गुना भागा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 जीरो यहां, 1 जीरो यहां, 3 जीरो कट जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, 1 यूनिट कितने बराबर होता है, तो 1 यूनिट हमारा 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी सिंपली कह सकते थे, ये फाइनली 1 किलोवाट आवर आया, तो इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट का दाम कितना बोला था, तो 5 रुपया बोला था। आप फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो 5 रुपया करेंगे। यानी आपको जो जमा करना पड़ेगा वो 5 रुपया जमा करना पड़ेगा। शायद यही आपके आंसर्स यहां पर हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर्स है, ए ऑप्शंस आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है कि आवर्ती गति के लिए हमारा औसत्य कौन सा है। तो मेरे भाई पीरियोडिक मोशन को आपको पहचानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर कौन सा स्टेटमेंट हमारा औसत्य है, ये बात आपको बताना है कि आवर्ती गति की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई अगर हम आवर्ती गति की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम अगर आवर्ती गति की अगर हम बात करते हैं, जिसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्ती गति को कैसा मोशन कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम पीरियोडिक मोशन की अगर बात करते हैं तो इसका मेरे भाई कुछ कंडीशन होता है, कुछ शर्त होता है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। और उसी कंडीशन उसी शर्त पर हम लोग चलेंगे। तो यहां पर इसका जो कंडीशन होगा, इसका जो शर्त होता है वो ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर आपने निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर आपने मोशन को रिपीट करती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन की स्थिति में हम लोग लाते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, आवर्ती गति कहने का मतलब पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन का जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, तो एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद। ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक निश्चित टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। एक निश्चित टाइम इंटरवल पर कोई वस्तु अपने पोजीशन को रिपीट करती है, अपने पोजीशन को रिपीट करती, कोई वस्तु अपने पोजीशन को
रिपीट करती है, कोई वस्तु अपने पोजीशन को क्या करती है, तो रिपीट करती है। इस बात को ध्यान रखना, कोई वस्तु अपने पोजीशन को रिपीट करती है तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पीरियोडिक मोशन का कंडीशन समझ में आ गया। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बोलेगा कि बताइए पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हमारा क्या होना है, तो आपको कि सर सबसे सिंपल एग्जांपल कहेंगे। इसका एग्जांपल अगर ढूंढना होगा तो आप यहां पर क्या कीजिए, घड़ी को देखिए, और जब घड़ी को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि यहां पर हमारा 12 बजता है तो यहां पर हमारा 6 बजता है, यहां हमारा 3 बजता है तो यहां पर हमारा 9 बजता है, और ऐसे हमारा होता है। इसमें अगर किसी भी सुई को अगर देख लीजिए, चाहे आप आवर हैंड को देख लीजिए, मिनट हैंड को देख लीजिए, सेकंड हैंड को देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब देखिएगा मेरे भाई ये क्या होता है कि 12 घंटे के बाद फिर 12 बजेगा, फिर 12 घंटे के बाद फिर 12 बजेगा, फिर 12 घंटे के बाद फिर 12 बजेगा। यानी एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद ये सुई अपने ही पोजीशन को बार बार रिपीट कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं घड़ी की जो सुई होगी वो पीरियोडिक मोशन में होगी। घड़ी की जो सुई है, चाहे आवर हैंड बोलिए, मिनट हैंड बोलिए या फिर सेकंड हैंड बोलिए मेरे भाई, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे, तो पीरियोडिक मोशन में होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कंडीशन इसके लिए हमारा यही होता है। अब यहां पर कहता है, इसके लिए बोला गया कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, कह रहा है इसमें से वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना। तो वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, इसको पीरियोडिक मोशन माना है। और सितार की डोरियों का कंपन, इसको भी पीरियोडिक मोशन माना है। बजते समय तबले की झिल्ली की गति, ये भी पीरियोडिक मोशन इसको माना है। मेरे भाई इन सबको पीरियोडिक मोशन ही काउंट किया गया है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा हमारा औसत्य है, कौन सा एग्जाम्पल हमारा फॉल्स है, फॉल्स ही पूछा गया। आवर्ती गति में कौन सा हमारा नहीं है, ये पूछा गया है। अगर वृक्ष की शाखा अपने निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर अपने पोजीशन को रिपीट करती होगी तो ये फिर पीरियोडिक मोशन में होगा। सितार की जो डोरियां हैं अगर निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर पोजीशन को रिपीट करती तो वो भी हमारा पीरियोडिक मोशन में होगा। बजते समय तबले की जो झिल्ली होगी वो पीरियोडिक मोशन में होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है ना, वो आंसर शायद आपका क्या दिया है, तो तीसरे नंबर नहीं, चौथे नंबर नहीं, 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया उपयुक्त में से कोई नहीं बोला है। इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो गलत दे रखा है, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो कि गलत दे रखा है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। क्लैरिटी क्या नहीं है, क्योंकि घड़ी की जब हम बात किए तो ये डिफाइंड है कि 12 घंटे के बाद ही हमारा जो घंटे वाली सुई है अपने पोजीशन को रिपीट करेगी, क्योंकि उसका एक निश्चित टाइम इंटरवल है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं, वृक्ष की शाखा को देखते हैं, इधर उधर लहराना, क्या वो हमेशा ही ऐसा करेगा क्या? क्या मेरे भाई सितार की जो डोरी होगी क्या वो बराबर फ्लक्चुएशन हमेशा करेगा क्या मेरे भाई बजते समय तबला की जो झिल्ली की गति होगी क्या वो भी हमेशा वाइब्रेट करेगा क्या? और क्या वो अपने पोजीशन को बार बार उतने ही समय में रिपीट करेगा क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे भाई बुक में मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया और उसके जो आंसर इसका दे रखा है ऑप्शन नंबर ई के साथ जा रहा है, ई के साथ जा रहा है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि ये सब जो हमारा होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, दोलन गति होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर ई दे रखा है, एक बार आप लोग भी इसको वेरीफाई करेंगे। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ई मुझे सॉरी अगर हम 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं है इसके आंसर से, ठीक है। लेकिन फिर भी बुक में हमने देखा कि इसके आंसर्स को क्या माना है, तो ये तीनों को मान लिया है, पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन का कंडीशन होता है कि अगर कोई भी वस्तु अपनी पोजीशन कोई भी वस्तु अगर हमारा अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट भी कर रही है, साथ साथ हम कहेंगे टू एंड फ्रो का मोशन होता है, आगे पीछे की गति करता है, तो आगे पीछे कोई भी चीज कंपन करेगा तो उसमें होगा, और वैसी परिस्थिति में ऑसिलेटरी मोशन होगा। हाँ, इसको ऑसिलेटरी मोशन बिल्कुल कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। इसमें ऑसिलेटरी मोशन दोलन गति हमारा हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन के लिए कंडीशन है कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद उसको पोजीशन रिपीट करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अब इसमें थोड़ी ये पता है कि हाँ अपने टाइम पर वो रिपीट ही करेगा बार बार, इसीलिए कहना थोड़ा मुश्किल है, विवादास्पद क्वेश्चन आपके सामने में है, ठीक है। इसीलिए ये मत कहना कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही क्लैरिटी के साथ हम बोल दिए हैं कि मामला क्या यहां पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। हाँ, औसत्य बोल रहा है, औसत्य ही की तो बात कर रहे हैं कि कौन सा औसत्य बोल रहा है, आवर्ती गति के लिए कौन सा औसत्य है। इसका मतलब ये सत्य होगा। क्वेश्चन जो आपका आंसर दिया है ये कोई नहीं, औसत्य कोई नहीं है, इसका मतलब कौन सा औसत्य, मतलब कोई औसत्य नहीं है, इसका आंसर ये है। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, वो कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बोला गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा का जो मान होगा किए गए
कार्ड्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो कार्ड्स की अगर बात करते हैं, कुल कार्ड से क्या जाता है, तो कार्ड्स हमारा क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम वर्क डन भी कैलकुलेट करते हैं तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। साथ ही साथ जब कभी भी आप वर्क डन कैलकुलेट करते होंगे तो वर्क हमारा ऐसे भी होता है जो कि mgh के रूप में होता है। तो मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो निहित ऊर्जा का मान होगा वो कुल ऊर्जा से किया जाता है। तो निहित ऊर्जा ये होगा, निहित ऊर्जा ये होगा, और कुल कार्य से हमारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा यहां पर राइट है। अगला कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा का योगफल है, जो कि बिल्कुल ही गलत है मेरे भाई। जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है और इसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जबकि यहां तो गलत दे रखा था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तो एकदम गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। आपसे सही पूछा गया तो आप ऐसे भी मारते सही, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका छट जाएगा। एक ही ऑप्शन होने की संभावना है, आपका एक ही होने की संभावना, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला मेरे भाई, मैंने कल भी ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया था कि श्यानता के लिए कौन सा कथन हमारा सही है, आपको बताना है। मैंने आपको बोला था अगर कोई गाढ़ा द्रव है तो श्यानता ज्यादा होगा, कोई पतली द्रव है तो श्यानता कम होगा। ये आप देख करके बता सकते हैं। जैसे आपके सामने क्या है, शहद है, खून है, जल है, वायु है। तो मेरे भाई सबसे पतला क्या होगा, तो वायु होगा, उसकी श्यानता सबसे कम होगी। सबसे गाढ़ा कौन होगा, तो शहद होता है। शहद से थोड़ा सा कम गाढ़ा कौन होगा, तो कहेंगे खून होगा। खून से थोड़ा कम गाढ़ा कौन होगा, तो कहेंगे जल होगा। और जल से और भी कम गाढ़ा कौन होगा, तो कहेंगे हमारा वायु होगा। इसका मतलब मेरे भाई, अगर हम लोग यहां पर गाढ़ापन को देख पा रहे हैं तो उसके हिसाब से हम यहां पर श्यानता को पहचान पा रहे हैं। और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे, आपके आंसर्स क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। नोट करके आप लिख लीजिएगा, गाढ़े द्रव का श्यानता ज्यादा और जो पतले द्रव होते हैं उसकी श्यानता क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। मनुष्य की श्रव्यता, श्रव्यता मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक होती है, क्या ये सही है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग यहां पर किसकी बात करते हैं, श्रव्य तरंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जो हमारा श्रव्य तरंग हमारा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं, श्रव्य तरंग के जो फ्रीक्वेंसी का हमारा रेंज होता है वो हमारा कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ये श्रव्य तरंग का हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग कह रहा है, लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज होता है। मेरे पास 10 किलो हर्ट्ज बोल दिया है, हम कह रहे हैं कि 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, यहां 10 किलो हर्ट्ज है। चलो इसको रहने देते हैं, अभी पहले दूसरे स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं और कौन सा सही नहीं है उसको ढूंढना है। 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक को प्राश्रव कहते हैं। नहीं, प्राश्रव ध्वनि हम किसको कहते हैं, इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी हमारा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इसके फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होना चाहिए। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको प्राश्रव कहते हैं। यहां तो कह रहा है 10 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक, इसका मतलब ये गलत दे रखा है, ये तो चलो गलत है। अगला कह रहा है कि भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंग, जिसको हम लोग शॉक वेव कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर शॉक वेव कहते हैं। जो प्रघाती तरंग होता है हमारा शॉक वेव, और शॉक वेव क्रिएट कब होता है, जब हमारा, हम कहते हैं मेरे भाई कि जब सुपरसोनिक कंडीशन की बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब सुपरसोनिक कंडीशन में हमारा प्लेन वगैरह चलता है तब शॉक वेव हमारा पैदा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, भूकंप में प्रघाती तरंग से पहले कह रहा, प्रघाती तरंग से पहले कह रहा कि प्राश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, जो कि मेरे भाई बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कभी भी हम भूकंप की बात करते हैं, जब कभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब कभी भी हम यहां पर भूकंप की बात करते हैं, अर्थक्वेक की हम बात करते हैं, तो एक चीज मेरे भाई यहां पर सही है कि जब कभी भी हम यहां पर क्वेक की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, अर्थक्वेक में कौन सा हमारा ध्वनि उत्पन्न होता है, इंफ्रासोनिक हमारा उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इससे इंफ्रासोनिक वेव हमारा यहां पर प्रोड्यूस होता है, इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और ये वेव प्रोड्यूस होता है, और आपको पता होगा कि इंफ्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से भी हमारा कम होता है, जो कि आपको सुनाई नहीं देता है, और इसीलिए भूकंप के बारे में आपको पता नहीं चलता है। यहां कह रहा कि भूकंप में प्रघाती तरंग जो हमारा होता है, जो खतरनाक वेव हमारा होता है, कह रहा उससे पहले कह रहा प्राश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न होती, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर ये उत्पन्न हो जाएगी तो आपको पहले अलर्टनेस मिल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा एकदम गलत है मेरे भाई। तो हम कहेंगे
ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 2 और 3 तो बिल्कुल गलत है। अगर 2 गलत है तो ये भी गलत होगा, 2 गलत 3 गलत तो ये भी गलत होगा, और 2 और 3 गलत होगा तो ये भी गलत। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब इसको भी गलत मान के चला है, क्योंकि अगर हम ऑडिबल रेंज की अगर बात करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। यहां मेरे भाई 10 किलो हर्ट्ज तक ही माना है। यहां पर कहां तक माना है, तो यहां पर 10 किलो हर्ट्ज तक ही माना है, इसलिए इसको भी गलत मान लिया है। तो इसमें से क्या सही नहीं है, तो कहेंगे इसमें से कोई सही नहीं है। तो 1 2 3 अगर ऑप्शन में दे रखा है तब तो मेरे भाई कहेंगे 1 2 3, यानी कि तीनों में से 1 2 3 तीनों नहीं सही है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कितने लोग कहेंगे सर उपयुक्त में से एक से अधिक मार देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मेरे भाई 1 2 3 नहीं होता तो उसके हिसाब से अगर हम मारते तो हमारा सही होता, लेकिन यहां 1 2 3 अगर बोल दिया तब आंसर हम लोग इसी को टिक आउट करेंगे, सी आंसर हमारा राइट, क्योंकि हमारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे, मैग्नेट के क्वेश्चन आपके पूछ दिए गए हैं और सिंपल है, देखने में इतना भयावह लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं मेरे भाई, तो मैग्नेट को हम लोग लोड स्टोन भी कहते हैं, ये बात तो एक बच्चा को पता होगा। और लोड स्टोन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, लोड स्टोन का जो कंसेप्ट दिया था मेरे भाई, वो आपको बताना है कि किस साइंटिस्ट ने दिया था। लेकिन लोड स्टोन कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी इसको लटकाएंगे तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही लटकेगा, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए पानी पनडुब्बी जहाज वगैरह में दिशा को पता लगाने के लिए हम लोग चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, उत्तर दक्षिण का दिशा पता चल जाता है। तो मेरे भाई छड़ चुंबक की बात करते हैं, छड़ चुंबक को लटकाने पर ये नॉर्थ साउथ की दिशा में ठहरता है। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, क्योंकि मैग्नेट हमारा कैसा, तो लोड स्टोन होता है। और ये अगर ये लोड स्टोन है तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब भी इसको आप लटकाओगे तो ये हमेशा याद रखना, एक तरफ नॉर्थ होगा दूसरी तरफ साउथ, इस दिशा में ये आपका चला जाता है। दूसरी बात याद रखना कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है, भौगोलिक जो होता है, दक्षिण से किधर होगा, तो उत्तर की ओर संकेत करता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है, ये भौगोलिक दक्षिण से किधर करेगा, तो ये दक्षिण से, साउथ से किधर करता है, तो नॉर्थ की ओर हमारा करता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो साउथ से किधर की ओर होती है, तो कहेंगे यहां पर नॉर्थ की ओर होता है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है ये राइट है और सही वाला पूछा गया था, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें और क्या बताना। आगे चलते हैं मेरे भाई, प्रकाश में कौन सी घटनाएं यहां पर पाई जाती है, तो प्रकाश में आपको परावर्तन तो होबे करता है, अब विवर्तन भी आपका होता है, अपवर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है। बताइए ये सब होता है कि नहीं होता है? सभी लोग कहेंगे बिल्कुल होता है। ध्रुवीकरण भी हमारा होता है, तो ये सब हमारा होता है। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सब हमारा होता है। इसका मतलब मेरे भाई चारों अगर होगा तो 1 2 3 आंसर करेंगे, नहीं तो आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक डी आंसर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई कि प्रकाश का ध्रुवीकरण तो होता है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछता है। प्रकाश का ध्रुवीकरण तो होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण तो होता है, ये बात आपको ध्यान है। प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, जबकि मेरे भाई ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है। किसका ध्रुवीकरण, तो ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है, ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता, ये लाइन आपको याद रखना है। तो प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवीकरण नहीं होता है। बाद बाकी मेरे भाई जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे हमारा ध्वनि का परावर्तन होता है, जिस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है वैसे ही ध्वनि का अपवर्तन होता है, और जिस तरह से मेरे भाई प्रकाश का यहां पर हम लोग कहेंगे विवर्तन की बात करते हैं तो तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना इस तरीके से, अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश में सारी घटनाएं घटती है और आंसर करेंगे तो इसमें से एक से अधिक हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई 6 to 8 साइंस के लिए अगर थ्योरी की क्लासेस आपको दिख रहा होगा कि थ्योरी की क्लासेस अगर किसी को भी लगता है कि करनी है तो हम आपसे बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि मौकाएं बार बार नहीं मिलती है, और जो इस मौका को पहचान लेता है ना वही मेरे भाई अपने लाइफ में बहुत आगे जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं अगर थोड़ा भी अगर आपको लगता होगा कि मेरा कहीं से भी वीकनेस है तो अपने वीकनेस को हमेशा दूर करने का कोशिश कीजिए, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। अगर साइंस तुमको थोड़ा भी कहीं भी लगता होगा कि थ्योरी हमको नहीं बुझा रहा, क्योंकि थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी थ्योरी अगर मजबूत हो जाती है तो आपको क्वेश्चंस बनाने में भी मजा आएगा। समय बहुत है इसलिए आप कर सकते हैं। आरंभ बैच हमारा चल रहा है, आप घर बैठे लेकर के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। 6 to 8 9 10th वाले जो बच्चे होंगे वो लोग कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना है।
आगे चलते हैं। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। मेरे भाई धात्विक सतह यानी कि कोई धातु का प्लेट है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी संभव हमारा हो पाएगा, ये तभी संभव हमारा हो पाएगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होगी, उस आवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस आवृत्ति को हम लोग कहते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको थ्रेशोल्ड आवृत्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। इसको कौन सा फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि जो आवृत्ति होना चाहिए, जैसे मान लेते कि हमारे पास क्या है, तो ये प्लेट है और ये धातु का प्लेट है, ये धातु का प्लेट है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये धातु का प्लेट, धातु में जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग धातु का प्लेट माने हैं। ये धातु का प्लेट हमारा, अगर आप धातु का प्लेट लीजिएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन तो उसमें होता ही नहीं है, तो ये धातु का प्लेट है। और यहां से क्या होगा, तो यहां से प्रकाश इस पर आएगी, सन से प्रकाश इस पर आएगी, और जैसे ही प्रकाश आएगी टकराएगी, तो टकराने के बाद यहां से जैसे ही इसमें, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे धातु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग होती है, जैसे मेरे भाई ये प्रकाश आएगा तो एनर्जी लेकर के आएगा। अब ये एनर्जी लेकर के आएगा, इसको तोड़ देगा, इसके बंधन को, जैसे ही इसके बंधन को तोड़ेगा मेरे भाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलने लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये एनर्जी कहां से आया, तो कहेंगे ये सन वगैरह से एनर्जी आता है, और इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन के बंधन जैसे ही टूटेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलने लगेगा। तो मेरे भाई कितना, वह मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी से हमारा क्या होगा, वह मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी से हमारा क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने लगता है, आपको बताना उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये मिनिमम एनर्जी की हम बात करते हैं, वह मिनिमम एनर्जी जिस मिनिमम एनर्जी पर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर बाहर निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है, इसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो आपको ध्यान रखना है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशन हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है। तो मेरे भाई इसको हम लोग कह देंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा थ्रेशोल्ड, यहां पर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, ये न्यू जो है ये किसको दिखाता है, तो कहेंगे ये हमारा फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो ये अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर ये हमारा है, अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ई है हमारा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये अगर न्यूनतम होगा तो ये भी न्यूनतम होगा, चूंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है, एच का मान, प्लैंक्स कांस्टेंट तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये मिनिमम तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम। इसका मतलब एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, उसी एनर्जी पर हमारा क्या मिलता है, तो ये आवृत्ति डिफाइंड होता है, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, और उसको हिंदी में दहली ऊर्जा कहते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि दहली ऊर्जा, तो दहली ऊर्जा तो ये मिनिमम है ना, और इस मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे थोड़ा या मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, या इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन आसानी से हो जाएगा। तो मेरे भाई आप बता दीजिए कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड आवृत्ति से क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, या थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर भी होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे मेरे भाई, यहां पर बोला थ्रेशोल्ड आवृत्ति की आधी हो जाएगी, कम पे तो काम नहीं चलना है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति ऑलरेडी वो मिनिमम है तो उस पर काम नहीं चलेगा। दहली आवृत्ति की 1/3 पर काम नहीं चलेगा मेरे भाई, दहली आवृत्ति पर काम चलेगा या उससे अधिक पर काम चलेगा। इसका मतलब दहली आवृत्ति से अधिक पर काम चलेगा, ऑप्शन नंबर आप क्या करेंगे, सी करेंगे। क्योंकि दहली आवृत्ति जो होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होता है वो ऑलरेडी हमारा बहुत कम होता है, और उससे ज्यादा होगा या फिर उससे ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन का वो इमिशन कर पाएगा। तो मेरे भाई ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारे लिए यहां पर राइट हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मेरे भाई आप पूछ सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो काम का चीज हम बता करके निकलते जाएंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन की बात होती है। यदि एक समान तरंगदैर्घ्य वाले इलेक्ट्रॉन तथा एक फोटोन तरंग के रूप में संचरित होता है तो इसका अर्थ क्या हो गया, और उनकी क्या समान होगी वो आपसे पूछा गया है। अर्थ है कि उसकी क्या समान होगी। मेरे भाई एक बात बताइए, कंडीशन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़िए, कंडीशन समझ में आएगा। यदि एक समान तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है, इसका मतलब यहीं पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सर तरंगदैर्घ्य की बात कर रहा है और तरंगदैर्घ्य को इन्होंने क्या मान लिया, तो इसको कांस्टेंट मान लिया है। और आगे कहता है कि वाले एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन तरंग के रूप में हमारा संचरित होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा। मेरे भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा, आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा।
आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप जान लीजिए कि ये साइंटिस्ट डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने ये रिलेशन दिया था, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रिलेशन हमारा है वो लैम्डा इक्वल टू हमारा एच अपॉन एम भी होता है। और एच अपॉन में एम भी, ये हमारा लैम्डा जो होता है इसी को डी ब्रोगली की वेवलेंथ कहते हैं, और इतना होता है हमारा। अब ये फॉर्मूला अगर पता चल गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हम लोग पता है कि फॉर्मूला में क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में हमारा एम भी है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी चाहिए। एच की वैल्यू कितनी होती तो एक जगह नोट करके लिख लेना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। यूनिट तक आपको घोट करके पी जाना, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। और क्वेश्चन में बोल दिया तरंग दैर्ध्य भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्वेश्चन में इसको भी कांस्टेंट मान लिया है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, अगर वस्तु यहां से वहां जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है, क्या उसके द्रव्यमान में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब द्रव्यमान भी हमारा क्या हो जाएगा, कहीं कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेरे भाई जब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो क्या आप यहां से कह सकते हैं सभी कांस्टेंट को एक जगह कर देते हैं? ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे सब मिलकर के हमारा यहां कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट में सभी चीज शामिल है, इसको इधर इसको इधर सब जगह भेज दीजिए, एम को भी को अलग कर दीजिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं v जो है हमारा यहां पर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब जब सब कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा वेलोसिटी v जो है ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। आप सेपरेट कीजिए ना, v को अलग कीजिए, इस कांस्टेंट सबको एक जगह गुना करके लिख दीजिए, तो इसमें सब कुछ शामिल है हमारा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मेरे भाई क्या एक समान हो जाएगा वैसी परिस्थिति में, उनकी क्या एक समान हो जाएगी, तो उनके वेग भी एक समान हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन के आप आंसर क्या करोगे, तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। बताइए इतना बात समझ में आ गया क्या? इतना बात मेरे भाई समझ में आ गया क्या? बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस से ही रिजल्ट होता है ना, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस ही तो आपको करना है, प्रैक्टिस ही तो करवाते हैं मुख्य रूप से। कम कम ये पता चल पाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जाम में क्या आता है, हमको करना क्या है। हमारा बस यही हमेशा टारगेट रहता है कि क्वेश्चन जिस पैटर्न पर एग्जाम में आते हैं कम से कम वो आपको फोकसाइज हमेशा कराते चले जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा यहां पर ग्रह, जो कौन सा सूरज का ग्रह नहीं है। मेरे भाई ये तो एक एक बच्चा को पता होता है, सूरज के कितने ग्रह हैं? 8 गो ग्रह हमारा होता है, और जिसके बारे में आपको यहां पर दे रखा है, और कह रहा है कि कौन उसका ग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सूरज है इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा वो उसका ग्रह कहलाएगा। तो सूरज के चारों तरफ हमारा मरकरी भी ग्रह चक्कर लगाता है, उसके बाद वीनस आपको दिख रहा होगा, उसके बाद यहां पर अर्थ दिख रहा होगा, मार्स दिख रहा होगा, जुपिटर दिख रहा होगा, यूरेनस दिख रहा होगा, सैटर्न दिख रहा होगा, और यहां पर आपको नेपच्यून भी दिख रहा होगा। तो ये सब क्या करता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका मतलब सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सूरज का क्या होगा, तो मेरे भाई वो ग्रह कहलाता है। इसका मतलब हमारा मरकरी भी शामिल है, हमारा सैटर्न भी शामिल है। इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा, ये जो सीरियस लिखा है ये हमारा शामिल नहीं है, ये प्लेनेट हमारा नहीं होता है। तो ये आंसर कर देंगे मेरे भाई, एकदम आपको दिख रहा होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं है, वो सूरज का हमारा ग्रह नहीं माना जाएगा। सूरज के तरफ हमारे, सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, इसका मतलब सूरज का ग्रह हमारा पृथ्वी भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणु कण नहीं है, कह रहा है कि कौन सा एक अणुपरमाणु कण नहीं, अणुपरमाणु कण हमारा नहीं, अणुपरमाणु कण नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें से कौन सा एक हमारा क्या है, तो अणुपरमाणु कण नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अणुपरमाणु कण होने के लिए मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे कौन सा हमारा अणुपरमाणु कण नहीं, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ड्यूट्रॉन है। तो अणुपरमाणु कण हम उसको नहीं कहेंगे जिसका न्यूक्लियस होता है। तो मेरे भाई न्यूक्लियस किसका होता है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो आप एक बात देखिए, न्यूट्रॉन का तो न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की जब कभी भी हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी न्यूक्लियस में होता है, तो ये तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। लेकिन अगर हम ड्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं ना, ये एक परमाणु कण हमारा है, ये दोनों के दोनों एक परमाणु कण हमारे हैं। लेकिन ड्यूट्रॉन की बात अगर करते हैं तो इसके पास क्या होता है, नाभिक होता है। इसके पास क्या होता है मेरे भाई, नाभिक होता है, इसके पास नाभिक होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे नाभिक होता है, तो ड्यूट्रॉन को ही ड्यूटेरियम कहते हैं, इस बात को ध्यान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरियम कहते हैं, इसी को ड्यूटेरियम कहा जाता है। और ड्यूटेरियम जो होता है ये हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक है।
ये किसका है तो हम सभी लोग जानते हैं, ये हाइड्रोजन का क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का समस्थानिक हमारा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक हमारा होता है उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ड्यूटेरियम होता है उसको कैसे दिखाते हैं, तो 1H2 से हम लोग दिखाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कहोगे, सर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो हम कहते हैं प्रोटॉन जो हमारा होता है जितने परमाणु संख्या होंगे उतने ही प्रोटॉनों की संख्या, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और इसका न्यूट्रॉन का संख्या इसमें कितना होगा, तो कहेंगे सर न्यूक्लियस होने के लिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इन दोनों को घटा दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल करके आ जाएगी। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, इसका मतलब इसमें हमारा न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस बनेगा इसका मतलब मेरे भाई एक परमाणुक हमारा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये एक परमाणुक कण की बात, एक परमाणुक नहीं बोला है, एक परमाणुक कण बोला है। तो एक परमाणुक कण में याद रखना न्यूक्लियस हमारा नहीं होता है। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस है, इसलिए ये एक परमाणुक कण हमारा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मेरे भाई एक परमाणुक कण पर फोकस करना, इस पर फोकस करना आपको। और जो कण एक परमाणु हमारा होता है ना उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये तो दोनों न्यूक्लियस में मिलकर के रहता है, स्ट्रॉन्ग हमारा न्यूक्लियर फोर्स बना दोनों के अंदर हमारा लगता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। पदार्थ का एक रूप कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ का कौन सा अवस्था हमारा कहलाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए। गुरुजी आपका डिस्कशन गजब का है, इतना डिफाइन करते हैं कि पूरा क्लास का थ्योरी ही रिवाइज हो जाता है, क्या बात है। इसका मतलब आप मेरी क्लासेस को डेली वॉच कर रहे हो, करोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। कह रहा है कि मेरे भाई बताइए पदार्थ की कितनी अवस्था, तो पदार्थ की वैसे 5 अवस्था होती है, लेकिन हम लोगों को पदार्थ जनरली 3 ही अवस्था हम लोगों को पढ़ना होता है। पदार्थ की मेरे भाई 3 ही अवस्था आप पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। पदार्थ की 3 अवस्था ही आपको हम पढ़ाते हैं, और पदार्थ की 3 अवस्था ही आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो पदार्थ को अगर हम लोग देखेंगे तो हम ठोस अवस्था में भी देखते हैं, और अगर देखेंगे तो द्रव अवस्था में भी देखते हैं, और देखते हैं तो मेरे भाई हमारा गैसेस अवस्था में भी हमारा होता है। इस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। अब मेरे भाई ठोस की अगर हम बात करते हैं ना, ठोस की जो प्रॉपर्टी होती है और गैस की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर ठोस की अगर बात करते हैं तो इसका आकार कैसा होगा, तो ठोस का जो आकार होता है मेरे भाई ये निश्चित होता है। अगर ठोस का आकार यहां पर निश्चित हो गया तो गैस का आकार कैसा होगा, अगर आपसे कोई कह देगा तो आप सीधा कहोगे सर इसी का जस्ट उल्टा कह रहे हैं, इसका मतलब ये आकार इसका अनिश्चित होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर कोई ठोस है उसके आयतन भी फिक्स होते हैं, उसके आयतन भी फिक्स होते हैं, यानी उसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका मतलब मेरे भाई सी का जस्ट उल्टा यहां पर हम लोग रखेंगे। इसका आयतन क्या करेंगे, कहेंगे इसका आयतन की अगर बात करेंगे तो इसका आयतन भी हमारा अनिश्चित होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मेरे भाई जो ठोस की प्रॉपर्टी होती है ना और जो गैस की प्रॉपर्टी होती है दोनों का एक दूसरे के जस्ट विपरीत होता है। अगर इसमें स्ट्रांग फोर्स काम करेगा तो इसमें वीक फोर्स काम करता है, अगर ये बहुत मजबूत होगा तो ये बहुत वीक हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे, और अगर इसकी प्रॉपर्टी अगर ऐसी है तो उसका जस्ट उल्टा होता है। अब बच गया मेरे भाई द्रव। अगर हम द्रव की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, यहां पर द्रव जो बोला गया ये लिक्विड की बात कर रहा है। अगर किसी लिक्विड की बात करते हैं तो आप एक बात बताओ मेरे भाई, लिक्विड का आकार हमारा क्या होता है, तो लिक्विड का आकार जो होता है हमारा अनिश्चित होता है। अनिश्चित हम इसलिए कह रहे हैं, अलग अलग बाल्टी अलग अलग बर्तन में रखोगे तो अलग अलग आकार ले लेता है। आपके पास पानी होगा, 5 लीटर पानी है, अलग अलग बर्तन में रखिए, अलग अलग बर्तन का आकार ले लेता है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है। लेकिन मेरे भाई जो 5 लीटर पानी आप रख रहे थे, क्या 5 लीटर से वो 6 लीटर हो जाएगा, क्या 5 लीटर से वो कम हो जाएगा, नहीं होगा। हम लोग किसी भी चीज को अगर लीटर में मापते तो वो आयतन को बताता है। इसका मतलब है मेरे भाई इसके आयतन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आयतन इसका निश्चित होता है। तो द्रव के बारे में अगर बोलेगा तो आप इसको फील करते हैं। यहां पर शायद लगता है इसी के बारे में बोला गया है, कह रहा है कि निश्चित आकार नहीं है, यानी कि आकार कैसा है, अनिश्चित है। दूसरा कह रहा है कि इसका यहां पर आयतन यहां पर निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो द्रव की बात कर रहा है। जब वो द्रव की बात करेगा तो आप द्रव को ढूंढोगे, तो द्रव इसमें से कौन सा है हमारा, तो हम लोग सीधा कहेंगे सर मिट्टी का जो तेल है ना ये एक प्रकार का हमारा द्रव होता है। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा धातु तत्व के लिए हमारा होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर कोई धातु होगा तो उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। लेकिन अगर कोई अधातु होगा तो उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाई इतना बात तो आपको ध्यान रखना है। अगर किसी को हम धातु कह रहे हैं, अगर किसी को हम मेटल कह रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करेंगे तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 भी हो सकती है,
या 2 भी हो सकती है, या इसी तरीके से हम लोग कहेंगे यहां पर 3 भी हो सकती है, या फिर हम लोग कहेंगे यहां पर 4 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा दिखता है, उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी अगर होगा तो वो हमारा धातु होता है। मेरे भाई आपसे धातु के लिए बोला गया है, अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अगर दिख रहा है, उसका मतलब वो धातु है, इसका मतलब ये धातु हो गया। यहां 7 है और धातु होगा, बाहरी कक्षा में यहां 8 है और धातु होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से आप धातु के कंडीशन को समझे हैं वैसे ही आपको अधातु के कंडीशन को भी समझना चाहिए। हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे, तो यहां पर अधातु जिसको हम लोग यहां पर नॉन मेटल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे इसको हम लोग नॉन मेटल कह दिए। अब आपको समझना है, अगर कोई अधातु है तो इसके बाहरी कक्षा के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आप सीधा कहोगे सर अगर कोई अधातु है तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 5 होगी, नहीं तो 6 होगी, नहीं तो क्या होगी, तो 7 होगी, नहीं तो क्या होगी, 8 होगी। तो ये अगर ऐसा अगर किसी में पाया जाता है इसका मतलब ये अधातु है, ऐसा पाया गया इसका मतलब ये धातु है। तो मेरे भाई ये अधातु एक ही हमारा धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई धातु होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है। अगर कोई धातु होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का इजिली त्याग देता है, क्योंकि उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में, त्याग देता है, त्यागने की क्षमता होती है। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इस बात को ध्यान रखना। कोई इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा तो उस पर पॉजिटिव आयंस आता है। इसको भी आप ध्यान रखें। इसलिए हमारे जितने भी धातु होते हैं उस पर पॉजिटिव आयंस होते हैं, जबकि अधातु पर हमारे नेगेटिव आयंस होते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। नीलम जो हमारा स्टोन होता है, जो हम लोग हाथों में पहनते हैं, अंगूठी में जो पहनते हैं, जो स्टोन हमारा, जिसको नीलम कहते हैं, इसको रूबी कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, आपको केमिकल कंपोजिशन बताया गया है, और ये किसकी बात कर रहा है, तो रूबी की बात कर रहा है, सैफरीन की बात कर रहा है, सैफरी की बात कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना, इसको कोरंडम कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, उसका अयस्क होता है। किसका, तो एल्युमिनियम का अयस्क कोरंडम होता है। और ये किसका बना होता है, कहेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन हमारा ये होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, अगर लैब में भी बनाएगा तो ये हमारा है, और इसको अगर ऐसे भी हमारा नेचुरल भी देखते हैं तो ऐसा ही हमारा होगा। तो आप मुख्य रूप से याद रखना, जो रूबी होता है, जो स्टोन होता है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको Al2O3 कहते हैं। और सीधा आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, कहता है कि एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी हमारा यहां पर प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई सबसे पहला चीज आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम लुब्रिकेंट की अगर बात करते हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर लुब्रिकेंट, जिसको हम लोग स्नेहक कहते हैं, अगर हम लुब्रिकेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, लुब्रिकेंट का काम क्या होता है। लुब्रिकेशन का काम होता है घर्षण को कम करना। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका कार्य क्या होता है, ये घर्षण को कम करता है। ये बात आपको पहले पता होना चाहिए। ये घर्षण को क्या करता है, कहेंगे यहां पर कम करता है। ये लाइन मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको आना चाहिए। लुब्रिकेंट हमारे अलग अलग तरह के लुब्रिकेंट्स होते हैं। हम लोग जो तेल लगाते हैं हाथ में वो भी लुब्रिकेंट है, ग्रीस मोबिल वो भी लुब्रिकेंट है। जो मेरे भाई घर्षण को कम कर दे उसको लुब्रिकेंट कहते हैं, आसानी से फिसल पाए उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लुब्रिकेंट हमारा कितने प्रकार का होगा। तो ये लुब्रिकेंट हमारा क्या होता है, ठोस अवस्था में भी होता है, और लुब्रिकेंट कुछ लुब्रिकेंट हमारा द्रव अवस्था, सॉरी, कुछ हमारा ठोस में भी होता है, और मैक्सिमम द्रव ही लुब्रिकेंट होता है। तो मेरे भाई द्रव में अगर आप देखिएगा तो द्रव में तो आपको ग्रीस मोबिल वगैरह सब मिलता जाएगा। ग्रीस की बात कर लीजिए, मोबिल की बात कर लीजिए, या इस तरह से आपको एक्सेट्रा, ये आपको द्रव अवस्था में तो ढेर सारा मिलेगा। लेकिन ठोस अवस्था में जो लुब्रिकेंट हमारा होता है वो केवल और केवल एक ही होता है, जिसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते थे, हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। और ग्रेफाइट हमारा क्या, तो कहेंगे ठोस अवस्था वाला लुब्रिकेंट होता है। तो कौन सा ऐसा लुब्रिकेंट है जो ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, तो वो ग्रेफाइट होता है। इसका मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ग्रेफाइट करेंगे। और ग्रेफाइट हम सभी लोग जानते हैं कार्बन का अपरूप है। ये कंप्लीट कार्बन से बना हुआ, ये किसका अपरूप होता है, तो कहेंगे ये हमारा कार्बन का अपरूप होता है। एक एक बच्चे को पता होगा कि ये कार्बन का अपरूप होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है तो याद रखना मेरे भाई, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा बनाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर देता है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड संरचना होता है, एक के ऊपर दूसरा, इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात याद रखना मेरे भाई, ये हेक्सागोनल हमारा होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा हेक्सागोनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक कार्बन जो हमारे होते हैं वो 4 कार्बन से नहीं, एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। एक कार्बन यहां है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से हमारा घिरा होता है। एक कार्बन जब 3 कार्बन से घिरा हुआ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर मेरे भाई कुछ इस तरीके से हो जाता है। एक कार्बन 3 कार्बन से जब घिरा हुआ होता है तो इसका स्ट्रक्चर हमारा फाइनली ऐसा हो जाता है, जो हम आपके सामने अभी बना रहे हैं।
ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। तो लेयर होता है एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये छल्ला की तरह हमारा होता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, तो एक कार्बन जहां जहां मुड़ा हुआ वहां वहां कार्बन है, यहां एक कार्बन के चारों तरफ क्या है, 3 कार्बन होगा, और एक कार्बन के चारों तरफ एक कार्बन तो आपको यहां पे है, इसके बाद यहां पे है, एक बार यहां पे है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ, तो एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ, और एक कार्बन पर कितने वैलेंसी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कुछ करा देता है। तो ये विद्युत धारा का भी प्रवाह करा देता है। अगर विद्युत धारा का प्रवाह पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी धातु किसी में भी अगर धातु वगैरह में विद्युत धारा का प्रवाह अगर कोई करता तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, ये उष्मा का भी प्रवाह करा देता है। ये उष्मा का भी क्या करता, तो ये प्रवाह करा देता है। इसका मतलब ये विद्युत धारा और साथ ही साथ यहां पर उष्मा का ये क्या करता, संचरण करता है। तो हम कहेंगे ये विद्युत धारा और उष्मा का हमारा क्या कहलाता, सुचालक कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके हाइब्रिडेशंस को अगर लिखने की बात आएगी तो मेरे पास हाइब्रिडेशंस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर कार्बन हमारा है, तो हाइब्रिडेशंस में मेरे भाई क्या कौन भाग लेता है, तो हाइब्रिडेशंस में पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है। हाइब्रिडेशंस में मेरे भाई कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। हाइब्रिडेशंस में लोन पेयर भाग लेता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपका जोड़ा होना चाहिए, 2 का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए, उसको एक लोन पेयर कहते हैं। तो यहां तो मेरे भाई दो को मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लोन पेयर नहीं बनेगा। तो हां, हाइब्रिडेशंस में केवल सिंगल बॉन्ड हमारा भाग लेगा। तो एगो सिंगल बॉन्ड ये है, एगो सिंगल बॉन्ड ये है, एगो सिंगल बॉन्ड ये, इस कार्बन का हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारा, सॉरी इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा मेरे भाई, sp2। क्योंकि यहां पर देख रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 2 गो p होगा, एगो s होगा, तीनों मिलकर के हमारा 3 गो हो गया। इसका मतलब 3 सिग्मा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो आपको पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, और करिए करते जाइए ना, क्वेश्चंस आपका बनते चला जाता है। आगे चलते मेरे भाई, अगर आपसे कोई गलती से भी पूछ लेता है कि बताइए कि सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा होता है, तो आप सीधा कहोगे मेरे भाई वो ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये भी बीपीएससी को बहुत ज्यादा प्यार है इस क्वेश्चन से मेरे भाई, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फिटकरी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फिटकरी की बात कर रहे हैं। ये फिटकरी जो हमारा होता है, इसको पोटास एलम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोटास एलम कहते हैं। यही हमारा फिटकरी पोटास एलम होता है। मेरे भाई जो पोटास एलम होता है ना, इसमें क्या कैसा गुण होता है, तो ये हमारा कोगुलेंट्स कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा कोगुलेंट्स कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कोगुलेंट्स कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये कोगुलेंट्स कहलाता है। ये हमारा कोगुलेशन करने का काम करता है, कोगुलेंट्स कहलाता है। तो जो फिटकरी जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का कोगुलेंट्स होता है। और कोगुलेशन करने का मतलब क्या है, आपको हम फोटो दिखाएंगे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कराता तो मेरे भाई कोगुलेशन कराता है। जैसे आप समझिएगा कि फिटकरी को किस में डाल दिया गया, तो गंदे पानी में डाल दिया गया। तो फिटकरी, जो फिटकरी हमारे पास है, वो गंदे पानी को क्या करता है, किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देता है। तो पानी के अंदर मान लेते हैं कि बहुत सारे क्या है, तो बहुत सारे ऐसे कण हैं जो पानी को गंदा किए हुए हैं, जो इंप्योर चीज हमारा है। वो फिटकरी क्या करेगा, तो उसको अपने पास खींच लेगा, अपने शरीर में सटा लेगा। फिटकरी अपने पास उसको खींच लेता है, और फिर नीचे भारी हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, और पानी अलग और गंदगी अलग हो जाएगा, तो स्वच्छ हो जाता है। तो उसी को कोगुलेशन कहते हैं मेरे भाई। यानी फिटकरी में कैसा गुण होता है, तो कहेंगे कोगुलेशन का गुण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे, ये मान लिया हमारा पानी है, और उस पानी में क्या, ये कंप्लीट रूप से पानी है, और पानी में क्या है, तो गंदगी है, इंप्योरिटीज है। ये हमको मॉलिक्यूल्स के रूप में दिख रहा होगा। ऊपर से हम क्या गिरा रहे हैं, तो ऊपर से मेरे भाई कोगुलेंट्स ऐड कर रहे हैं, और यही हमारा क्या, तो कहेंगे यही हमारा, यहां पर हम फिटकरी की हम बात कर रहे हैं। ये फिटकरी हमारा कोगुलेंट्स के रूप में हम लोग गिरा रहे हैं। जैसे ही कोगुलेंट्स के रूप में गिराएंगे, तो ये जो हमारा येलो वाला है, इस ब्लू वाले के साथ आपस में चिपक गया सारा। जितना भी मेरे भाई ये ब्लू वाला हमारा इधर उधर था, जितना भी इंप्योरिटी के रूप में था, उसको ये क्या कर रहा, कैप्चर कर रहा, अपने पास ले लिया। और जब ये पूरा का पूरा एक जगह पास हो जाता है, जमा हो जाता, तो भारी हो जाता है, और फिर नीचे वो सेटल हो जाता है। तो हम कहते हैं इंप्योरिटी नीचे आ गया और पानी ऊपर आ गया, तो ये प्योर पानी आपको मिल जाता है। इसीलिए मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना। तो जब कभी भी हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग यहां पर वाटर ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, अगर पानी को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं, तो हम लोग कोगुलेशन का भी प्रोसेस से पानी को स्वच्छ बना सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। इसलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि सर ये क्लासेस डेली हम लोग कर ही रहे हैं 40 क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन कर, ये क्लास करना जरूरी है क्या? देखिए इसकी खासियत अपनी है। इसमें चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है, इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, इसमें आपको वैसे क्वेश्चंस का समावेश है जो क्वेश्चंस मेरे भाई दिन रात हर एक एग्जाम में पूछते आता है।
बार बार रिपीट होते रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस क्लासेस में क्वेश्चन का जो आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है। इसमें हम ज्यादा देते हैं, समय थोड़ा ज्यादा देते हैं। इसीलिए मेरे भाई अगर किसी के पास नियुक्ति बैच अगर नहीं होगा तो मेरा यही कहना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नियुक्ति बैच तो आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा और भी उम्दा करने के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं तो कीजिए, आपके पास ढेर सारे सोर्सेस हैं। मेहनत करने वालों को मेरे भाई सफलता हमेशा मिलती है, क्योंकि वो सभी जितने भी उनके पास रिसोर्सेस आते हैं वो सबको एक्सेप्ट करते चले आते हैं। करना क्या छोड़ना क्या वो टीचर से या उससे बढ़िया कोई नहीं जान सकता है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे हिसाब से उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई मौका बार बार नहीं मिलता जिंदगी में, फिर हमेशा नहीं तो पछताते रह जाता आदमी। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की हम बात कर रहे हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सल्फर मतलब एस हो गया, और फ्लोरीन कितना, तो कहेंगे फ्लोरीन 6 गो है, इसका मतलब SF6 की बात कर लेंगे। तो 6 गो फ्लोरीन हमारा SF6 की बात करते हैं। और मेरे भाई सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो आप देख रहे हैं, SF6 जो देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और ये ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर का होता है। किस स्ट्रक्चर का होता है? जिसका जो ज्यामिति होता है ऑक्टाहेड्रल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। लाल स्याही में मेरे भाई, लाल स्याही जो बनाई जाती है वो हमारा इयोसिन से बनाई जाती है, और इयोसिन हमारा क्या, तो एक डाई है, एक हमारा पिगमेंट होता है जो कि हमारा लाल स्याही बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए हमारा सीटेन संख्या यूज होता है? हमने आपको कई बार बोला है मेरे भाई, अगर डीजल की क्वालिटी का पता लगाना है तो सीटेन नंबर का पता लगाते हैं, पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगाना है तो हम लोग ऑक्टेन नंबर का पता लगाते हैं। और किसी का अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो सीटेन नंबर कम होगा, अगर किसी का सीटेन नंबर ज्यादा होगा तो ऑक्टेन नंबर कम होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है रिलेट करके। तो आप एक बात जान लीजिए, पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये पेट्रोल है, इसकी क्वालिटी का अगर पता लगाना है तो इसकी पेट्रोल की क्वालिटी का अगर पता लगाना होता है, इसकी क्वालिटी का अगर पता लगाना होता है, अगर ये पेट्रोल की क्वालिटी का पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ये ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ये ऑक्टेन नंबर कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और आपको पता होना चाहिए एक अच्छा पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर हमारा 80 से 90 होता है। 80 से 90, 100 तो नहीं होता, 80 के 90, 80-90 के आसपास होता है। उस तरह से डीजल की क्वालिटी का पता लगाने के लिए, अगर डीजल की अगर क्वालिटी का पता अगर लगाना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, तो डीजल की क्वालिटी का अगर पता लगाना है तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर सीटेन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना जो सीटेन नंबर हमारा होता है ना, ये 40 से 50 ही होता है, ज्यादा नहीं होता, ये 40 से 50 होता है। जबकि ऑक्टेन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे भाई 80 से 90 काफी ज्यादा हाई होता है। और ये रिलेशन भी याद रखना कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में कैसा रिलेशन होगा, तो याद रखना मेरे भाई जो ऑक्टेन नंबर होता है वो सीटेन नंबर का हमारा जस्ट उल्टा होता है। अगर किसी का ऑक्टेन नंबर ज्यादा तो उसका सीटेन नंबर कम, अगर किसी का सीटेन नंबर ज्यादा तो ऑक्टेन नंबर कम। इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको मेरे भाई ध्यान रखना इस तरीके से। ध्यान रखना। तो मेरे भाई इसमें आपसे क्या पूछा है, सीटेन के बारे में पूछा है ना। सीटेन किसकी क्वालिटी का पता लगाता है, तो कहेंगे हमारा डीजल का। कैसे याद रहेगा, तो मेरे भाई पेट्रोल में तो ओ होता है, इसलिए पेट्रोल में अगर ओ है तो ऑक्टेन नंबर का पता लगाएगा, तो जाहिर सी बात है डीजल के लिए सीटेन नंबर ही याद रखेंगे। दिक्कत क्या है इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है मेरे भाई कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपको बताना है इसमें से, हीरा की बात कर रहा है, इस स्टेटमेंट ये पढ़ना पड़ेगा। कांच पर उत्कीर्ण किया जाता है, किया या खरोचा जा सकता है। तो कांच पर मेरे भाई किससे खरोच सकते हैं, इस बात को आपको बताना है कि कांच पर किससे खरोच सकते हैं। तो कांच को हम लोग हीरा से खरोच सकते हैं, काट सकते हैं। मेरे भाई कांच को क्या कर सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जो कांच हमारा होता है इसको हीरा से काट सकते हैं, क्योंकि हीरा तो काफी धारदार होता है। तो हीरा से इसको क्या कर सकते हैं, तो हीरा से कट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कट, इसको हीरा से कट कर सकते हैं, इसको हीरा से क्या कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हीरा से खरोच भी सकते हैं।
इसको हीरा से खरोच भी सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हीरा से खरोच भी सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हम कांच की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मेरे भाई, जो कांच हमारा होता है, इस कांच में क्या होगा तो कहेंगे कांच में जो घुलनशील होता है वो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो हमारा एसिड होता है वो घुलनशील होता है। इसलिए कभी भी कांच में हम लोग, जो कांच होता है उसमें कभी भी हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड को हम लोग ऐड नहीं स्टोर करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। इसमें आपको दे रखा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, तो जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हमारा होता है, जिसको हम लोग HF की अगर बात करते हैं, इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहते हैं। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमारा कांच में घुलनशील होता है। ये कांच को क्या करता है, अपने में घुला लेता है। इसका मतलब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हम कांच को खरोच सकते हैं, क्योंकि वो उसको घुलनशील होता है उसमें। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कांच जो होता है, कांच हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलनशील होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कांच की अगर हम बात करते हैं, तो ये कांच कैसा होगा, कहेंगे यहां पर कांच हमारा घुलनशील होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ये घुलनशील होता है। अगर ये घुलनशील होता है, इसका मतलब है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हम लोग कांच को खुरच भी सकते हैं। तो मेरे भाई हम हीरा से भी कर सकते हैं, हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्वारेजिया जो होता है ये एक प्रकार का सॉल्यूशन हमारा होता है, और एक्वारेजिया में सोना, चांदी, प्लेटिनम यही सब घुलनशील होता है। लेड हमारा शीशा इसमें घुलनशील नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्योंकि मेरे भाई ये दोनों ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे, क्योंकि एक्वारेजिया में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो ये दोनों से ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इसलिए याद रखना कि मेरे भाई कभी भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको HF कहते हैं, उसको कभी भी स्टोर हम लोग कांच में नहीं करते हैं, क्योंकि वो कांच उसमें घुल जाता है। इस बात को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हमारा कांच में घुलनशील होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। इसमें दो को चीज हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 के साथ आप जाइए, और सही को चूज करना तो 1 और 2 लगा के आइए, आपके आंसर सही हो जाएंगे। और जो मैंने लास्ट में बोला था उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण जो हमारा होता है वो किसका, तो मेरे भाई सबसे पहले किसको संश्लेषित किया गया, तो ये तो याद रखना पड़ेगा। और पहली बार संश्लेषण अगर किया गया था तो किसको किया गया था, 24 नंबर क्वेश्चन के जो आंसर हमारे होंगे वो क्या होंगे, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इसका ऑर्डर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ सही होगा। सबसे पहले केवलार जो होता है उसको, उसके बाद हमारा किसको, तो फुलरीन को, उसके बाद हमारा किसका तो कहेंगे यहां पर ग्राफीन को, और उसके बाद हमारा किसका तो कहेंगे ब्लैक गोल्ड को। अब मामला यह है कि जो फुलरीन हमारा होता है वो कार्बन का बना है, इसलिए ये कार्बन का अपरूप हमारा होता है, और केवलार भी कार्बन का ही बना होता है, ग्राफीन भी कार्बन का बना होता है, और जो मेरे भाई ब्लैक गोल्ड हमारा होता है वो भी कार्बन का, सॉरी जो ब्लैक गोल्ड हमारा होता है ये हमारा क्या, तो ऑयल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लैक गोल्ड हमारा ऑयल होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस तरीके से हमारा जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप ध्यान रखना। संश्लेषण करने की बात कर रहा है, प्रयोगशाला में बनाने की बात करता है, तो सबसे पहले इसको बनाया गया, उसके बाद इसको बनाया गया, उसके बाद इसको बनाएगा, उसके बाद इसको बनाया, ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको आना चाहिए। कहता है कि निम्नलिखित में से हमारे यहां पर उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित फाइबर हमारे उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा यहां पर क्या है, तो कहेंगे संश्लेषित फाइबर हमारा होगा। तो आपको मेरे भाई बताना है कि कौन सा हमारा सिंथेटिक पॉलीमर की बात करते हैं या फिर हम लोग नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम पॉलीमर की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पॉलीमर हमारा मुख्य रूप से हमारा होता है, ये पॉलीमर दो तरह का आप याद रखिए ना, एक हमारा नेचुरल होता है और एक हमारा कैसा होता है सिंथेटिक, जिसको मेन मेड, जिसको हम लोग बनाते हैं, ये हमारा सिंथेटिक होता है, हम लोग जो बनाते हैं हमारे द्वारा जो बनाया जाए उसको सिंथेटिक, और जो नेचुरली मिलता है उसको हम लोग यहाँ पर नेचुरल पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ये किसमें पूछा क्या आपसे, फाइबर पूछा गया है, इसमें आपसे फाइबर पूछा गया है। तो मेरे भाई फाइबर की अगर बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर हमारा कौन सा होगा, सिंथेटिक फाइबर हमारा कौन सा होगा, उसी के पर रिलेट करना। वैसे इससे भी हमारा बन जाता, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप जान लीजिए मेरे भाई। जब हम फाइबर की बात करते हैं तो ये फाइबर हमारा नेचुरल भी होता है, और ये हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा एक तो नेचुरल होगा प्राकृतिक रूप से, और दूसरा हमारा सिंथेटिक भी होता है। जैसे कि जैसे नाइलॉन वगैरह को बनाते हैं तो हम लोग सिंथेटिक की अगर बात करते हैं हमारा होता है। तो मेरे भाई एग्जांपल आपको याद रखना है, जो संश्लेषित हमारा होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, जैसे नाइलॉन को हम लोग तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये नाइलॉन हम लोग बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो पॉलिस्टर वगैरह होता है इसको हम लोग बनाते हैं, जो पॉलिस्टर होता है उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे डेक्रोन की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, याद रखना पड़ेगा आपको। एक्राइलिक की बात करते हैं, ये एक्राइलिक हमारा होता है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, जो रेयन हमारा होता है इसको भी हम लोग बनाते हैं, ये सब सिंथेटिक फाइबर होता है।
नेचुरल की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा ऊन वगैरह आता है, ऊल आता है। ऊल मतलब क्या, आप समझ सकते हो। या फिर हम लोग यहां पर कहीं कॉटन की अगर हम बात कर लेते हैं, जो जूट वगैरह हमारा होता है, जूट कॉटन जो आप लोग कह रहे हैं यहां पर। उसके बाद अगर हम सिल्क की बात कर लेते हैं तो ये नेचुरल हमारा होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या क्या, तो आपसे संश्लेषित पूछा गया है। तो संश्लेषित में तो हमारा यही सब होगा जिसको आपके द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में। एक्राइलिक हमारा पॉलिस्टर बनाते हैं, एक्राइलिक बनाते हैं, हमारा नायलॉन बनता है, सिल्क और जूट जो हमारा होता है ये हमारा कैसा, तो नेचुरल हमारा यहाँ पर हम कहेंगे फाइबर हमारा होता है। तो ये तो नेचुरल है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब हमारा 2 3 4 करेक्ट होगा, और 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए, आगे चलिए। अगला बोला निम्नलिखित में से वायु में अकार्बनिक गैसियस जो हमारे होते पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपसे पूछा गया है। मेरे भाई हमारे वायुमंडल में क्या है, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, और हमारे वायुमंडल में क्या होगा, तो इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी होता है। अगर हमारे वायुमंडल की अगर बात करते हैं, तो वायुमंडल की अगर बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, हमारे वायुमंडल की अगर बात करते हैं, एनवायरमेंट की अगर बात करते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की हम बात अगर करते हैं, तो ये जो इनऑर्गेनिक हमारा पॉल्यूटेंट्स होता है, ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करता है। दूसरा हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की हम बात करें। सिंपल चीज है, आप इसको एकदम आसानी से समझ लीजिएगा। अगर इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की अगर बात करते हैं, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगा, इसमें हम आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारा जो भी होगा, नॉक्स कह दिए हम लोग, एनओ या NO2 कह दीजिए। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको एसॉक्स कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमारा होगा। तो ये सब हमारा क्या, तो मेरे भाई हम लोग सीधा कह सकते हैं ये सभी के सभी जो हमारे होंगे अकार्बनिक गैसियस प्रदूषक हमारे होते हैं, सभी के सभी गैस होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमारा होता है, इसी में हाइड्रोजन साइनाइड भी हमारा होता है, HCN की हम बात कर लेते हैं। ये सब हमारा एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहने का मतलब मेरे भाई जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड मतलब केमिकली जिसको बनाया जाता है, आप देखते होंगे कि जब पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे आपको सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो उसमें आप पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करते हैं कीड़े मकोड़े को मारने के लिए। तो वैसी परिस्थिति में वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है। तो मेरे भाई जितने भी पेस्टिसाइड्स हमारा होता है, पेस्टिसाइड मतलब समझ में आ गया ना, ये जो पेस्टिसाइड्स हमारा होता है जिसका छिड़काव हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो कीट वगैरह को मारने के लिए उसको हम लोग कहेंगे। तो यहां पर पेस्टिसाइड जो हमारा होता है मेरे भाई, वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमारा होता है, जबकि इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स तो आपको यहां पर दिख ही रहा होगा। तो आपसे यहां पर पूछा गया, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये दोनों के दोनों हमारे इनऑर्गेनिक, ये हमारा है। ये कैसे है मेरे भाई, तो कहेंगे ये हमारा इनऑर्गेनिक, ध्यान रखेंगे ये कैसा, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमारा, इस बात को आप ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमारे हैं। जबकि फॉस्जीन गैस की बात करते हैं, ये हमारा टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। ये कैसा होगा, तो टॉक्सिक होता है, यानी कि विषैला होता है, टॉक्सिक का मतलब विषैला होता है। साथ ही साथ मेरे भाई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है ये हमारा, ये कैसा, तो कहेंगे ये हमारा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फॉस्जीन जो हमारा ये कैसा गैस कहेंगे, यहां पर हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमारे हैं। और फॉस्जीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको भी याद रखिएगा, COCl2 होता है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर के यहां पर हम लोग को क्या पता चला, ये 2 ऑप्शन हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, और तीसरा ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो मीथेन गैस जो होता है ये हमारे लिए ज्यादातर हार्म नहीं होता है, क्योंकि मीथेन गैस में ज्यादा पोल्यूशन हमारा नहीं होता है। तो इसके जो आंसर हम लोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, सॉरी मीथेन अगर हमारा होगा तो ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में हमारा चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी भी चीज को बायोलॉजिकली सराते गलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, तो मीथेन गैस निकलता है। तो ये भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में इसको रखिए, इसको आप ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ही कह लीजिए। ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हमारा हो जाएगा, जिसमें पेस्टिसाइड भी होगा और हमारा CH4 मीथेन भी हमारा एटसेट्रा। तो ये हमारे क्या है, तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ये नहीं होगा, ये दोनों इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होगा। इसका मतलब 2 और 3 करेक्ट होगा। तो 2 और 3 कहां है, यही है, और यही राइट आंसर करेंगे, क्योंकि सही वाला पूछा गया था आपसे, अकार्बनिक पूछा गया था ना, इनऑर्गेनिक वाला पूछा गया था। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे चलते मेरे भाई, अगला हमारा है कि ब्रायोफाइटा के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है। सबसे पहला चीज तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो हम सभी लोग एक बात जानते हैं कि अगर प्लांट की बात करते हैं, पादप की बात करते हैं, एक तो इसमें बिना फूल वाला पौधा होता है, हमने कल भी बताया था, याद रखना इसको, काम का चीज है, बिना फूल वाला पौधा होता है। और दूसरा हमारा कैसा होगा, कहेंगे यहां पर हमारा फूल वाला पौधा होता है। एक बिना फूल वाला पौधा, दूसरा हमारा फूल वाला पौधा होता है। जो फूल वाला पौधा है उसको हम लोग फेनेरोगेमी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर फेनेरोगेमी कहते हैं। और जो हमारा बिना फूल वाला पौधा होता है उसको क्रिप्टोगेमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसका नाम है क्रिप्टोगेमी, इसको हम लोग कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है इस तरीके से।
अब मामला यह है कि इसी के अंतर्गत हमारा थैलोफाइटा आता है। इसी में क्या आता है कहेंगे, इसी में हमारा थैलोफाइटा आता है। इसी में क्या कहेंगे, इसी में हमारा यहाँ पर हम ब्रायोफाइटा की बात कर लेते हैं। इसी में अगर कुछ आता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर टेरिडोफाइटा की हम बात करते हैं, ये हमारा आता है। इस बात को ध्यान रखना। फेनेडोगेमी में मेरे भाई क्या आएगा, तो आवृत्त बीजी आता है। ये आवृत्त बीजी आपको एक लाइन में आप पता होना चाहिए। दूसरा हमारा कैसा आएगा, तो कहेंगे इसको अनावृत्त बीजी कहते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। अब मामला है मेरे भाई, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको ढूंढना है। तो ब्रायोफाइट्स जो हमारे होते हैं मेरे भाई, क्रिप्टोगेमी होता है, बिना फूल वाला पौधा होता है और उसमें भ्रूण नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि मेरे भाई जब इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं, ये बिना फूल वाला पौधा होगा, जब फूले नहीं होगा तो भ्रूण कहां से होगा, तो बिना फूल तो इसमें भ्रूण नहीं होता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है मेरे भाई, इसी को ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको प्लांट का उभयचर कहते हैं। कल भी हमने बताया था, इसको प्लांट का उभयचर कहते हैं और टेरिडोफाइटा को प्लांट का सरीसृप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे भाई ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या तो राइट है। अगला कह रहा है कि इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होता, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जब कभी भी हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ये जो हमारा ब्रायोफाइटा हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इस ब्रायोफाइटा में आपको ध्यान रखना है कि जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता है। इसमें किसका विकास नहीं होता है, जड़ तना तथा पत्ती की अगर बात करते हैं, जड़ तना तथा पत्ती का इसमें विकास नहीं होता है। जड़ तना तथा पत्ती का विकास इसमें क्या होगा, तो नहीं होता है। जड़ तना पत्ती का विकास इसमें नहीं होता है। तो सिर्फ ब्रायोफाइटा नहीं, आप थैलोफाइटा भी ले लीजिए। थैलोफाइटा की बात कर लेते हैं, इसमें थैलोफाइटा में भी नहीं होता है। हाँ, टेरिडोफाइटा में जड़तना पत्ती का विकास होगा तो इसमें संवहनी ऊतक होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों में हमारा जड़तना पत्ती का विकास नहीं होता है। इसका मतलब इसमें संवहनी ऊतक हमारा नहीं होता है। इसमें जो संवहनी ऊतक जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, वो हमारा नहीं होता। ये संवहनी ऊतक हमारा नहीं होता है। इसका मतलब मेरे भाई इसमें ना तो जाइलम होगा, ना तो इसमें क्या होगा, तो कहेंगे इसमें ना तो फ्लोएम हमारा होता है। तो ना तो जाइलम होगा ना तो फ्लोएम होगा, इसको संवहनी ऊतक हो भी नहीं करता है। लेकिन इसमें संवहनी ऊतक होता है, इसमें नहीं होगा दोनों में, लेकिन इसमें होता है। इसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। तो संवहन ऊतक जिसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जो हमारा जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, इसमें उपस्थित नहीं होता। यहां उपस्थित होते की बात कर रहा था, ये गलत है। तो मेरे भाई तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जब तीसरा गलत है तो ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, क्योंकि तीन जिसमें वो आंसर कभी हो नहीं सकता है। आप सीधा आंसर क्या करोगे, तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे और ये किसी भी सूरत में आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपका किसी भी सूरत में क्या होगा, तो कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कहता है मेंडल की अगर बात करें मेरे भाई, मेंडल ने जो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। और जिस मेंडल की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो उसके बारे में आपको जानना है कि इनको 7 लक्षण दिखाई दिया था मटर के पौधे पे। मटर का पौधा लंबा, मटर का पौधा बौना, और मटर के जो बीज थे वो गोल थे, झुर्रीदार थे। साथ ही साथ मेरे भाई मटर के जो बीज थे उनका कलर येलो और पीला हरा और पीला था। और याद रखना मेरे भाई, मटर के पौधे के पुष्प का रंग उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। तो ये इनका मिलान बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तो पुष्प का रंग का डिसीजन ही नहीं था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गोल था, झुर्रीदार था, पीला था, हरा था, लंबा था, बौना था, लोग टोटल 7 को लक्षण उसमें दिखाई दिया था। पुष्प का रंग मेरे भाई उसके लक्षण में शामिल नहीं था, इसलिए असंगत के बारे में पूछा गया, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी असंगत है। हरित लवक व माइट्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण की अगर बात करते हैं, इसमें कीमोऑस्मेटिक जो हमारा माध्यम होता है उस पर किस पर आधारित हमारा होता है, तो कीमोस्मेटिक जो माध्यम हमारा होता है मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान, कीमोस्मेटिक माध्यम आपको थोड़ा सा समझना है। अगर हम कीमोस्मेटिक माध्यम की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम लोग यहां पर कह रहे हैं कीमोस्मोटिक मीडियम्स की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई जो कीमोस्मोटिक माध्यम होता है, इस कीमोस्मोटिक माध्यम में क्या होता है, तो इसमें मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारा क्या होता है, तो जो प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, कीमोस्मेटिक में हमारा क्या होता है, तो मेरे पास ध्यान रखना है, ऐसी परिस्थिति में ये हमारा प्रोटॉन ढाल पर आधारित होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है। ये किस पर, तो प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है। प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है, प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होगा, तो कहेंगे प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना। अब देखो प्रोटीन ढाल का मतलब क्या होगा, प्रोटीन का जो स्लोप होगा, और उसी को हम लोग प्रवणता भी कहते हैं, उसी को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो प्रोटॉन प्रवणता हमारा होगा, इस पर ये हमारा भी होता है। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई इसी से हमारा राइट हो जाएगा। प्रवणता का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप का मतलब ढाल होता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं।
तो प्रोटीन प्रवणता बोल दीजिए या प्रोटीन ढाल बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज होता है। अब अगर प्रोटीन ढाल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इसमें हमारा क्या होता है, एटीपी संश्लेषण के लिए क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एटीपी संश्लेषण के लिए हमारा क्या होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण अगर होगा तो एटीपी का संश्लेषण होगा ना जी। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा, हमारा प्रोटीन एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, क्या जाएगा मेरे भाई, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये जो प्रोटीन हमारा है, ये प्रोटीन एक तरफ से किधर जाएगा, तो जो प्रोटीन हमारा है ये एक तरफ से दूसरे तरफ हमारा प्रस्थान करता है, एक तरफ से दूसरे तरफ हमारा जाता है। जब प्रोटीन एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है, तो जो ढाल है वो ढाल टूट जाती है। जब दूसरे तरफ जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मेरे भाई ढाल है वो ढाल क्या होगा, तो कहेंगे ढाल यहां पर टूट जाती है, जो ढाल है, जो प्रोटीन का ढाल बना हुआ था वो ढाल टूट जाती है। और जैसे ही ये ढाल टूटती है तो मेरे भाई यहां से एटीपी का यहां पर ऊर्जा निकलती है, यहां से क्या निकलती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, यहां से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, यहां से ऊर्जा मुक्त होने लगती है। और वही ऊर्जा किस रूप में दिखाई देता है, तो वही ऊर्जा हमारा एटीपी के रूप में हम लोगों को पता चलता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन ये बोला है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है, उसमें एटीपी संश्लेषण की बात कर रहा है, एटीपी फाइनली निर्माण हुआ है, लेकिन कीमोस्मोटिक जो माध्यम होता है हमारा किस पर आधारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कीमोस्मोटिक जो हमारा मीडियम होता है वो प्रोटीन ढाल पर आधारित होता है, प्रोटीन प्रवणता पर, प्रोटीन ग्रेडियंट पर आधारित होता है। ये सब एक ही नाम है, कुछ अलग नहीं है। आप सीधा कहेंगे इसके जो आंसर्स होंगे मेरे भाई एक ही ऑप्शन आपका सही है। ये कहीं शायद यूपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब आपका फर्जी इंफॉर्मेशन, इसको आप ऐसे ही काट देंगे, एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा जो कि 4 होगा। ऑप्शन नंबर केवल और केवल 4 हमारा होगा, यानी कि ये सही है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल आपका 4 आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे 4। आगे चलते हैं, अगला मेरे उसी के बारे में यहां पर बताएगा। चलो आगे चलते हैं। अल्फा केराटिन जो प्रोटीन होता है हमारे नाखून में होता है, नाखून सुंदर होता है, हमारे बाल में होता है, बाल सुंदर होता है, गाय भैंस के सिंग में होता है, उसके पंखुड़ी जो खुड़ होते हैं उसमें होता है। तो मेरे भाई ये रुधिर का हमारा प्रोटीन नहीं है, हमारे त्वचा का है, ऊन में हमारा होता है, तो ये दोनों में हमारा होगा, तो 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे भाई आपसे कोई कहता है कि बताइए अगर ये ब्लड का प्रोटीन नहीं है तो ये ब्लड का प्रोटीन एक्चुअली में होता कौन है, तो आप एक लाइन में जान लीजिए हमारे ब्लड में भी प्रोटीन होता है, और वह प्रोटीन हमारा किस रूप में होगा, तो एल्बुमिन के रूप में होता है। साथ ही साथ वो किस रूप में होगा, तो ये आपको याद रखना है, ये ग्लोबुलिन के रूप में हमारा होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना ये किस रूप में होगा, इसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कैसा होगा, तो मेरे भाई याद रखना इसको हम लोग फाइब्रिनोजन की हम बात करते हैं। तो ये सब प्रोटीन ही हमारे हैं, ये ब्लड को गाढ़ा बनाता है, ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये ब्लड के प्रोटीन होते हैं। तो मेरे भाई ब्लड के प्रोटीन में अल्फा केराटिन हमारा नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे नहीं होगा, तो हम कहेंगे 2 और 3 हमारा सही है। तो 2 और 3 कहां है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हैं आप सभी लोग सेशन को जरूर लाइक किया कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि नर में सहायक ग्रंथि के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। नर की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना। मेरे पहले ही क्लैरिटी दे दिया है किसकी बात कर रहा है, तो मेल की बात कर रहा है, फीमेल की हम बात ही नहीं सुनेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल की बात करेंगे। तो मेरे भाई कार्पस लुटियम जो होता है वो कहां होता है, तो हम लोग जानते हैं कार्पस लुटियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो इसकी कार्पस लुटियम की बात करते हैं तो कार्पस लुटियम हमारा ओवरी में पाया जाता है। ये कहां, तो ओवरी में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है। और इसी कार्पस लुटियम से क्या निकलता है, इसी कार्पस लुटियम से मेरे में हम लोग जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिक्रेशन हमारा होता है। ये सब हमारा सिक्रेट करता है। तो ये तो पहले ही नहीं होगा, क्योंकि नर की बात कर तो मादा का तो आंसर ही नहीं करेंगे। तो एक तो हमारा सब गलत है, आपको सही को ढूंढना था, तो कहेंगे एक वाला तो बिल्कुल नहीं, और जहां जहां एक होगा वो आंसर हो नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी है मेरे भाई कि ये आंसर होने की संभावना है। फिर भी हम लोग चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये किसका, तो कहेंगे ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये क्या है, तो कहेंगे यहां पर पार्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। ये क्या करता है, कहेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये आपको ध्यान रखना, ये सेमिनल जो फ्लूइड होता है उसका निर्माण करता है।
सेमिनल फ्लूइड का ये निर्माण करता है, इस बात को ध्यान रखना। साथ ही साथ सेमिनल फ्लूइड का तो निर्माण करता ही करता है। ये सेमिनल फ्लूइड क्या होता है मेरे भाई, चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमारा बनता है। और ये कहां तो कहेंगे कहां सिक्रेट करता है, तो हम लोग सीधा कहेंगे ये प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, जो सेमिनल फ्लूइड हमारा होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस स्पर्म को ये क्या करता है, तो पोषण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछता है, पोषण प्रदान करता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है। ये लाइन आपको याद रखना है, ये पोषण प्रदान करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड तो मेल में होता है, इसका मतलब ये नर का भाग हमारा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हमारा सही, चलो ये चलेगा। अगला सहायक ग्रंथि, जिसको हम लोग बल्बो यूरिथ्रियल के नाम से हम लोग, देखो नाम से ही पता चलता है, यूरिथ्रियल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर कॉपर्स ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो कॉपर्स ग्लैंड हमारा होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये किसका है, तो कहेंगे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो कॉपर्स ग्लैंड हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये कॉपर्स ग्लैंड करता क्या है, तो इसी कॉपर्स ग्लैंड से हम लोग कहेंगे कॉपर्स हमारा फ्लूइड तैयार होता है। फ्लूइड का मतलब द्रव पदार्थ तैयार होता है। और जो कॉपर्स फ्लूइड हमारा होता है, ये क्या करता है, तो जो यूरिथ्रिया होता है, उस यूरिथ्रिया के अंदर क्या करता है, तो उस यूरिथ्रिया के अंदर मेरे भाई लुब्रिकेशन प्रदान करता है, ताकि आसानी से यूरिन बाहर हो, आसानी से स्पर्म बाहर हो, वो प्रदान करता है ये फ्लूइड। इस बात को आप ध्यान रखना। तो जो कॉपर्स हमारा फ्लूइड होता है, ये लुब्रिकेशन प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या प्रदान करता है, कहेंगे लुब्रिकेशन प्रदान करता है। आप सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए। तो मेरे भाई ये भी हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जबकि ये फीमेल का था। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, और आपके आंसर्स यहां पर आ चुके हैं मेरे भाई, बी करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है हमारा बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर कहने का मतलब मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, जीव मंडल जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप बायोस्फीयर कह रहे हैं, जिसको आप क्या कह रहे हैं, जिसको आप यहां पर बायोस्फीयर कह रहे हैं, इसमें हमारा दोनों चीज शामिल होता है। इसमें हमारा लैंड भी शामिल है, और इसी में हमारा जो एक्वेटिक सिस्टम होता है मेरे भाई, इसमें लैंड सिस्टम शामिल है, और इसी में हमारा क्या बात कहेंगे, यहां पर एक्वेटिक सिस्टम भी हमारा शामिल होता है। इसी में हमारा दोनों चीज आ गया, इसका मतलब लैंड और एक्वेटिक सिस्टम दोनों आ गया। तो सबसे बड़ा अगर पृथ्वी का अगर हमारा कोई यहां पर हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र हमारा इकोसिस्टम होगा, तो बायोस्फीयर हमारा होगा। अगर बायोम्स की बात करते हैं, वो क्या होगा मेरे भाई, तो बायोम्स हमारा क्या होता है, तो बायोम्स हम उसको कहते हैं, जो बायोस्फीयर का जो लैंड वाला भाग होता है, उसको हम लोग बायोम कहते हैं। इसको बायोम्स हम लोग नहीं कहते हैं, लैंड वाले भाग को बायोम्स कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इसमें से केवल और केवल हम कहेंगे 4 हो जाएगा, ये हमारा राइट है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो केवल और केवल 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो ये करेक्ट होगा। ये सब हमारा नहीं होगा, ये सब हमारा नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी इस क्वेश्चन का सी आप आंसर करोगे। नेक्स्ट, अगला कहता है कि निम्न अनुवांशिक रोग के उपचार हेतु, मेरे अनुवांशिक रोग का जनरली उपचार होता नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा अनुवांशिक रोग है जिसका उपचार होता है। अनुवांशिक रोग के उपचार हेतु, अनुवांशिक रोग के उपचार हेतु क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम मेरे भाई, सर्वप्रथम रोगी के डीएनए को काट छांट करके जीन थेरेपी किया गया था। जीन थेरेपी कहने का मतलब है कि जीन की मरम्मत करना। जीन की क्या करना मेरे भाई, तो जीन की मरम्मत की हम बात कर रहे हैं, जीन की मरम्मत करने की हम बात करते हैं। जीन थेरेपी मतलब जीन की क्या करना, तो मरम्मत करने की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई जीन की जो मरम्मत की जाती है, वो किसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो याद रखना, ये इसको याद रखना मेरे भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं। और ये भी हमारा क्या, तो अनुवांशिक डिजीज होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो डिजीज होता है, ये बच्चों में ये बीमारी होता है, याद रखना, ये बच्चों में ये बीमारी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला चीज तो मेरे भाई ये तो चलो ठीक है, लेकिन ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो याद रखना मेरे भाई, ये नाइट्रेट आयंस की वजह से होता है। Na3 नाइट्रेट आयन इसको पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, तो आप ध्यान रख लीजिएगा, इसको नाइट्रेट आयंस पढ़ते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, तो मिथेमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, उसकी कमी से हमारा होता है। ध्यान रखना, मीथेमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारा होता है। तो या तो आपको ये बोलेगा, नहीं तो ये आपको ये बोलेगा। इसके कारण हमारा क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसी का उपचार हमारा है। और इसका उपचार अगर है तो कैसे है, तो इसका उपचार मेरे भाई जीन थेरेपी से उपचार है। इस बात को आप ध्यान रखना। बाद बाकी इसका कोई उपचार नहीं है। सिकल सिनेमिया का कोई उपचार नहीं है। सिकल सिनेमिया में क्या होता है, हमारे आरबीसी का जो आकार बाइकनकेव होता है, वो आरबीसी का आकार मेरे भाई चांद की तरह एकदम कैसा हसुआ के आकार का हो जाता है, तो उसको सिकल सिनेमिया कहते हैं। हेमोफीलिया में तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन इसका इलाज संभव है, जीन की मरम्मत करके हम लोग ऐसा उसको ठीक कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। अगला है मेरे भाई कवकनाशी, जो फंगीनाशी है। फंगीनाशी यानी कि हमारा क्या होगा, तो फंगी साइड हमारा किसको कहते हैं, तो बार्डेक्स मिश्रण को कहते हैं। और जो बार्डेक्स मिश्रण हमारा होता है, ये किसका किसका मिश्रण है, इसको आप याद रख सकते तो रख लेना मेरे भाई, काम का चीज है। बार्डेक्स मिक्सचर हमारा किसका होता है, CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है सिलेक्ट लाइन, जिसको COH2 हम लोग कहते हैं, इन्हीं का वो मिश्रण होता है, इसको बार्डेक्स मिश्रण कहते हैं। और ये क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार का हमारा फंगी साइड है, ये फंगस को मारता है। अगर हम DDT की बात अगर करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये इंसेक्टिसाइड होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा इंसेक्टिसाइड के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। 2,4-D हमारा खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग हर्बिसाइड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग हर्बिसाइड कहते हैं, आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलिए आगे। अगला मेरे भाई, पौधे में ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए कितने अणु, ग्लूकोज का एक ही अणु बनाना है। ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण है तो मेरे भाई ATP और NADPH2 कितनी की जरूरत होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी इस तरह से करते रहता है। ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण के लिए कितना ATP, तो मेरे भाई याद रखना फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा 18 ATP होगा। और कितना NADPH2, मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये NADPH2 ये साथ में है, इस बात को NADPH2 हमारा, ये NADPH2 हम लोग बोलते हैं, ये कितना होता है, तो ये हमारा 12 होता है, इस बात को ध्यान रखना। इतने अणुओं की आवश्यकता होती है, तो 18 और 12 आप टिक आउट कर लीजिए, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है हमारा किस में होता है, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो किस में होता है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, स्पाइरुलिना में होता है। किसमें, हम लोग जानते हैं स्पाइरुलिना की बात करते हैं, इसमें आपको 90%, 95% कहिए, 95% प्रोटीन होता है। जबकि मेरे भाई हम लोग क्लोरेला की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर CHOLE, अगर क्लोरेला की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसमें लगभग 90% के आसपास हमारा प्रोटीन होता है। इसके बाद ही हमारा सोयाबीन वगैरह आता है, इस बात को ध्यान रखना, इसके बाद ही सोयाबीन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें तो हमारा ये सब ऑप्शन में नहीं है, तो आप टिक आउट किसको करोगे, तो सोयाबीन को करना, चूंकि इसके बाद यही आंसर हमारा हो सकता है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी जो हमारा होता है, किसको कहते हैं, अकशेरुकी प्राणी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो सबसे बड़ा हमारा कौन सा कहते हैं, स्क्विड कहते हैं, जो कि हमारे गहरी समुद्री प्राणी होता है। इनमें से कौन सा लिम्फोइड हमारा ऑर्गेन्स नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपसे यहां पर लिम्फोइड ऑर्गेन की अगर बात करता है, तो लिम्फोइड ऑर्गेन कहते किसको है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, लिम्फोइड ऑर्गेन हम उसको कहते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होगा, तो जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है उसी को कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स हमारा क्या है, तो ये WBC का प्रकार होता है। ये क्या है, तो मेरे भाई कहते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल होता है WBC का, ये क्या, तो कहेंगे WBC का प्रकार होता है, ये WBC का प्रकार होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो लिम्फोसाइट्स ऑर्गेन हम इसको कहते हैं। आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम वो कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स अगर हमारा मैच्योर होता है थाइमस में होता है, लिम्फोड्स ये तो नोट्स आपका है ही, और स्प्लीन में भी हमारा बी टाइप से लिम्फोसाइट्स बनता है, और लिम्फोड्स यह तो हमारा है ही। हमारे बोन मैरो जो होता है इसमें बी टाइप और टी टाइप दोनों हमारा लिम्फोसाइट्स बनता है। मेरे भाई इन सब की अगर बात करते हैं, ये सब जितने ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने सारे अंग दिख रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो ये सभी के सभी हमारे लिम्फोइड्स ऑर्गन है। लेकिन लिम्फोइड ऑर्गन भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में ये दोनों होगा और सेकेंडरी में ये आपका तीनों चारों होता है। इस बात को याद रखना, कई बार पूछता है प्राइमरी और सेकेंडरी पूछेगा। तो मेरे भाई इसमें से आपको अगर दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब यही हमारा लिम्फोइड ऑर्गन्स नहीं है। आप सीधा सीधा कहोगे इस तरीके से आंसर। आगे चलते हैं, याद रख लेना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हार्मोन्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि सभी हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जितने भी हार्मोन होते हैं वो सभी के सभी प्रोटीन ही होते हैं। सभी हार्मोन्स किसके बने होते हैं, तो सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोई प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ हमारा होता है। इसका मतलब है ये प्रोटीन का अगर बना होता तो इसका मतलब वो रासायनिक दूत यानी कि रासायनिक जो मैसेंजर का हमारा काम करता। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं। इस दर्पण में यदि प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को रख दी जाए, किस दर्पण में, इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है, इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हम आपको कल करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो आपको कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु को अगर रख देंगे,
जहां प्रतिबिंब बन रहा था वहां वस्तु को अगर रख दिया जाता है तो परावर्तन हमारा नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। अब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, इसलिए इसका कहने का मतलब यह है कि चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, इस पर थोड़ा स्टडी करके हम आपको बताएंगे। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर है उत्तल दर्पण आपको दे रखा है। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर होता है ओवर।